हेलो एवरीवन, हम पी ब्लॉक सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें वेरियस ट्रेंड्स डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक रेडियस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन, बहुत सारे ट्रेंड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी ने भी वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियोज़ देख ले, क्योंकि उनका आगे आने वाली सभी वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा रिलेशन बनने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके बेस पे हम बहुत सारी एप्लीकेशंस को भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे हम मेटलिक नॉन मेटलिक कैरेक्टर को देखेंगे, मेटल्स के ऑक्साइड्स और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसा बिहेवियर शो करते हैं, उन दोनों के बारे में समझेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। पहला काम, पेन और नोटबुक लेके बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उन सभी को नोट डाउन करने हैं। और दूसरा पॉइंट, आपको पढ़ने के साथ साथ में हमें मोटिवेट भी करने के लिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। देखो, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में एक ही बात चलती है, जब हम किसी भी टर्म को पढ़ने चले ना तो उसका मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए। हम इसके मीनिंग को समझने चलते हैं कि भाई चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मतलब को हम समझने गए तो हमने कहा भाई एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे हम धरती पे आए हैं ना, धरती पे हम अकेले आए हैं, खाली हाथ आए हैं, कोई हमारे साथ नहीं आया। बहुत अच्छी बात है भाई। अब ये मत कह देना कि एक ही दिन में बहुत सारे लोग और भी पैदा हुए, वो नहीं। हमने कहा अकेले आए हैं, हम अकेले पैदा हुए, बहुत अच्छी बात है। हम अकेले खाली हाथ है, हमने खाली हाथ, हम खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे, कोई लेके जाने वाला नहीं है कुछ भी, बहुत बढ़िया। अब ये अकेला है, मान लो सपोज करो ये धरती पे अकेला है, इसके अलावा धरती पे कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अपने अंदर सब कुछ कैरेक्टर देखेगा, सब कुछ कैरेक्टर किस किस तरीके के। ये कहेगा मैं धरती का सबसे हैंडसम आदमी हूं, बहुत बढ़िया। अब ये मत कह देना ये अकेला है फिर भी पढ़ा लिखा कैसे है। अरे पढ़ा लिखा है, मान लो सपोज करो धरती से ऊपर से जो आया है ना, वो पढ़ लिख के ही आया है। अब ये बहुत हैंडसम है, इसके अंदर कंडीशन है अलग अलग, स्मार्ट है बहुत, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, अपने आप को शेर समझेगा, अपने आप को बहुत शेर समझने वाला है। ये जो ए है, ये कह रहा है मेरे अंदर क्वालिटीज है ना वो भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। और कैसे भरी पड़ी है? ये कह रहा है कि मेरे अंदर जितनी भी क्वालिटीज है वो सब में बेस्ट है, मेरे से बड़ा कोई नहीं है धरती पे। कब तक? जब तक ये अकेला है। ऐसा ही सेम काम बी है, दूसरा एक और बी है, एक और बी है जो दूसरी धरती पे है और कहीं है, धरती के दूसरे कोने में प्रेजेंट है। ये भी वही सेम चीज सोच रहे हैं, मेरे जैसा स्मार्ट इस धरती पे कोई नहीं है, मेरे जैसा हैंडसम इस धरती पे कोई नहीं है, मेरे जैसा इंटेलिजेंट इस धरती पे कोई नहीं है, और मेरे जैसा शेर इस धरती पे कोई नहीं है, कोई जन्मा ही नहीं। दोनों अलग अलग बातें सोच रहे हैं, दोनों अलग अलग बातें सोच रहे हैं। अब ए उधर सोच रहे हैं, बी उधर सोच रहे हैं, दोनों अकेले अकेले पड़े हैं। अभी फिलहाल के लिए इन दोनों का एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कोई बात नहीं भाई, रहने दो इनको। अब ये सोच रहे हैं यार अकेला हूं मैं, किसी के साथ में अपना दुख दर्द बांटूं, मैं किसी के साथ भी दुख दर्द बांटूं, मेरा दुख दर्द इतना है कि मैं दूसरे के साथ में शेयर करूं। ये बांटने जाते हैं। अब बांटने गया तो अब इसकी कंडीशन या इसकी कंडीशन दोनों में से सेम है। जब ये गया तो इसने सबसे पहले कहा भाई मैं खुद का बॉन्ड खुद से बना लेता हूं, खुद की दोस्ती मैं खुद से कर लेता हूं, मैं दोस्त भी मैं ही हूं, दुश्मन भी मैं ही हूं, मेरे से और किसी को भी झेलना मुश्किल है, मैं किसी और को नहीं झेल सकता। ये खुद से बॉन्ड बना ले, खुद से दोस्ती कर ले। एक कंडीशन तो ये है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यदि ये खुद से दोस्ती करेगा तो ये भी स्मार्ट है, ये तो स्मार्ट था ही, और ये भी स्मार्ट है, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा केस लेते हैं, जब ये बी से दोस्ती करने गया, ए और बी, अब की बार यहां पे गड़बड़ आ गई। और गड़बड़ क्या आई? गड़बड़ ये आई, जब तक ये अकेला था ना तब तक तो इनके बीच में जो प्रॉपर्टीज थी वो सारी सेम थी, जो सिमिलर थी। लेकिन अब की बार ये दिखने में स्मार्ट था, जब अकेला था ना, जब ये स्मार्ट था, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्मार्ट हो गया।
अब की बार ये वाला इसके कंपैरिजन में, अब की बार जो कंपैरिजन होगा ना वो अकेले में नहीं होगा, दो लोगों के बीच में होगा, ए और बी के बीच में, जो कि दोनों के दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं। इसकी प्रॉपर्टी अलग थी, इसकी प्रॉपर्टीज अलग थी, और दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं जरा समझो, इस चीज को समझते। अगर मान लो आपके सामने सेम कंडीशन दे दी जाए और कह दिया जाए एक रस्सा कसी का खेल चल रहा है, और रस्सा कसी के खेल में ए और दूसरी तरफ ए और बी। इस रस्सा कसी के खेल में ए और ए दोनों के दोनों खड़े हैं, ए में पावर और ए में पावर, दोनों में पावर सेम है, दोनों के अंदर सेम पावर है, किसी तरीके का कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो हमने कहा इस रस्सा कसी के खेल में इन दोनों में से रस्सी कौन लेके जाएगा या रस्सी किधर जाएगी। तो हम कहेंगे दोनों जब सेम पावर के हैं तो रस्सी कहीं नहीं जाने वाली, रस्सी बीच में पड़ी रहेगी। इस रस्सी का किधर भी जाने का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ए और ए के बीच में रस्सी सेम पड़ी रहेगी, कोई रस्सी को नहीं ले जाएगा, कोई नहीं ले जाएगा। इसी के अपोजिट दूसरा केस लेते हैं, और दूसरा केस हमने क्या लिया, दूसरा केस हमने लिया, मान लो सपोज करो हमने कह दिया कि ए कम पावरफुल है बी से, या मैं यहां पे सिंपल बात लिखूं, ए की स्ट्रेंथ बी से कम है। और जब ए की स्ट्रेंथ कम है और ये दोनों रस्सा कसी का खेल खेल रहे हैं तो डेफिनेट है ये रस्सी भी चल के चली जाएगी किधर, बी की तरफ, क्योंकि बी है वो पावर में स्ट्रोंग है, और स्ट्रोंग है तो बी है वो रस्सी को लेके चला गया, खींच के ले गया, अपनी तरफ ले गया। तो जीत किसकी हुई, जीत बी की हुई। दोनों में से शेर कौन हुआ, तो बी हुआ, बिल्कुल हुआ। दोनों में से हैंडसम कौन हुआ, बी हुआ। और यही प्रॉपर्टीज हमारे पास एलिमेंट्स के साथ चलती हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो भी कुछ ऐसा ही खेल खेलते हैं। कैसा खेल जरा समझिएगा। अगर मैं बात करता हूं हमारे पास में पूरे पीरियोडिक टेबल में सभी के सभी एलिमेंट्स है वो अकेले अकेले पड़े हैं, H है, Cl है, Br है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, सब अकेले अकेले पड़े हैं। अभी फिलहाल के लिए सब अपने आप को शेर समझ रहे हैं कि हमसे बड़ा शेर धरती पे कोई नहीं जन्मा, हम ही है जो भी है। लेकिन अकेले का गुजारा कब तक होगा, अकेले का गुजारा कब तक होगा। और जब अकेले का गुजारा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है इनको बाहर निकलना पड़ेगा, इनको बाहर निकलना पड़ेगा। H बाहर निकला तो या तो ये अपने जैसे भाई के साथ में दोस्ती कर ले, या तो अपने जैसे भाई के साथ में दोस्ती कर ले, या फिर डिफरेंट के साथ में दोस्ती कर ले। सपोज करो मैंने Cl के साथ में जोड़ दिया। अब इन दोनों में से यहां पे बात आई इन इलेक्ट्रॉन्स की, ये जो बीच में पड़े। अब यहां पे कोई रस्साकसी का खेल नहीं हो रहा है, यहां पे कोई रस्साकसी का खेल नहीं चल रहा है। ए और बी के बीच में रस्साकसी थी, वो अलग थी। यहां पे जो सारे का सारा जिद्दोजहां होता है ना, जितनी भी लड़ाई होती है वो सारी की सारी इस बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होती है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। शुरू में तो क्या होता है, दोस्ती कर ली जाती है, हाथ पकड़ा दिया जाता है, ले भाई मेरा हाथ पकड़ ले तू मेरा दोस्त है। लेकिन बाद में दोस्त बनने के बाद में ना ये लड़ाई हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके जाएगा, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके कौन जाएगा। और बात ये थी अगर यदि ये इलेक्ट्रॉन्स लेके जाने हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन कमाल तो ये है, ना तो ये और ना ये, क्योंकि दोनों सेम है तो इनके बीच में जो पावर है वो भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। बात करें हम दूसरे केस में, यहां पे HCl है, पहले तो बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना लिया, दोनों फ्री घूम रहे थे। अब हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ में बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन अब लड़ाई हो रही है वो इस बॉन्ड पे हो रही है, बॉन्ड पे। क्लोरीन कह रहा है ये इलेक्ट्रॉन मेरा, हाइड्रोजन कह रहा है ये इलेक्ट्रॉन मेरा, ये हाथ मुझे दे दे, ये कह रहे ये हाथ मुझे दे दे। अब कौन लेगा, तो दोनों में से जो पावरफुल होगा, ध्यान से सुनो, दोनों में से इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उस इलेक्ट्रॉन को खींचने की जिसमें टेंडेंसी होगी, किसमें होगी, क्लोरीन में होगी। जो ज्यादा पावरफुल होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के ले जाएगा अपनी तरफ। और कौन पावरफुल है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्लोरीन इज
मोर पावरफुल देन हाइड्रोजन, तो जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के ले जाएगा। और यही टेंडेंसी, यही रिक्वायरमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी बॉन्ड में से, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में से अपनी तरफ खींच के ले आए, अपनी तरफ पुल कर ले, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। लेकिन अब लोचा ये नहीं है, लोचा ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कौन पावरफुल है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, और कैसे हम ये डिफाइन करें कि ये वाला पावरफुल है, ये वाला कम पावरफुल है। इस चीज़ को हम कैसे डिफाइन करें? तो हमारे पास में ये सबसे बड़ी बात आ गई कि भाई अगर हमें ये पता करना है कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स में, सभी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स में कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो इसके लिए हम छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने चले। और उसके लिए हमने कहा भाई एटॉमिक रेडियस को उठा लो, पहले रेडियस के कॉन्सेप्ट को उठा लो। चलो भाई ठीक है, हम रेडियस के कॉन्सेप्ट को उठाते, अलोंग द पीरियड चलते, अलोंग द पीरियड हम चले, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अलोंग द पीरियड चल पड़े। अलोंग द पीरियड हमने कहा, पहले हमने कहा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। बोरोन से हमने कहा बोरोन तेरा साइज कितना है, तो बोरोन ने कहा मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर मेरे पास में, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, 5 प्रोटॉन्स पड़े हैं, न्यूक्लियस पे 5 प्रोटॉन्स हैं और बाहर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस सेल के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ में अट्रैक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा। अट्रैक्शन करेगा तो इसको खींच के रखेंगे। 5 पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन वाली शेल को अंदर खींच रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, 6 पॉजिटिव। अब की बार 6 पॉजिटिव आ गया, 6 पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन वहीं आ रहे हैं, दूसरी शेल में वही सेम सेल है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको खींच रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकिन 7 पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 9 पॉजिटिव, ध्यान से देखो, 9 पॉजिटिव, 9 पॉजिटिव, और मेरे पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। ये 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 पॉजिटिव चार्ज हैं, इस इलेक्ट्रॉन सेल को खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, साइज डिक्रीज हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। यहां पे शेल क्या है, दूर पड़ी है, कोई बात नहीं है। अगर किसी भी सेल का साइज घट गया, ध्यान से सुनो, अगर किसी भी एटम का साइज घट गया, पहले इतना था, पहले इतना था, और इसके कंपैरिजन में अब साइज घट गया, ऑब्वियस सी बात है, इतना आ गया। ठीक है भाई, घट गया, कुछ कम हुआ है, कम हुआ है। अब ये जो अंदर बैठे ना पॉजिटिव चार्ज, ये अपना अट्रैक्शन तो बाहर भेजेंगे, ये अपना अट्रैक्शन तो बाहर भेजेंगे, ये कहेंगे भाई मैं इसको खींच के ला रहा हूं, ये खींच के आ गई, ये शेल अंदर आ गई खींच के, इसका इफेक्ट तो बाहर जा रहा है, इसका इफेक्ट तो बाहर जा रहा है। लेकिन इस केस में जहां पे बड़ा साइज है, ये इसको खींच रहे, यहां पे 5 पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे 9 पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ रहे हो, यहां पे 5 पॉजिटिव, यहां पे 9 पॉजिटिव, ये इस सेल को खींच रहे, लेकिन ये भी सेल को खींच रहे, शेल अंदर आ गई, इसका इफेक्ट अभी भी बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, और इसका इफेक्ट कम जा रहा है, इसका लेस इफेक्ट जा रहा है, इसका हाइयर इफेक्ट जा रहा है, इसका ज्यादा इफेक्ट, इसका कम इफेक्ट। ठीक है, बात क्लियर है। इसका मतलब इस वाली जगह पे पॉजिटिव चार्ज का फोर्स ज्यादा जा रहा है, कहां पे, बाहर की तरफ, और यहां पे कम जा रहा है। इसका मतलब अगर यदि ये एटम कौन, फ्लोरीन एटम, अगर यदि किसी भी जगह पे जाके जुड़ेगा, अगर यदि ये ए एटम और बी एटम है, मैं यहां पे ए ले लेता हूं और साथ में फ्लोरीन लिख देता हूं, मैंने फ्लोरीन लिख दिया, और ए एटम के साथ में मैंने बोरोन जोड़ दिया, तो यहां पे अगर मैं देखूं तो इस शेल के इसके अंदर जो मेरे पास बॉन्ड है, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये फ्लोरीन अपना इफेक्ट बाहर भेज रहा है। किसके पास भेज रहा है, बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के पास भेज रहा है। यहां से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहां से पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है।
कौन ज्यादा खींचेगा, जहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन होगा। भाई पॉजिटिव चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना बाहर आएगा, और बाहर कहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है। इसका मतलब फ्लोरीन है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। इसका मतलब मैंने एक चीज जान ली है, और वो ये, जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड बढ़ेंगे, अलोंग द पीरियड जाएंगे, साइज हमारा घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और साइज घटेगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका फील्ड ज्यादा बढ़ेगा, उसका फील्ड ज्यादा बढ़ेगा, और जब फील्ड ज्यादा बढ़ेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया, अलोंग द पीरियड जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। और अगर मैं आपके सामने सिंपल सी स्टेटमेंट लिखूं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो आप आंख बंद करके लिख दोगे येलो। भाई येलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास ये होती है, ये होता है हमारे पास स्ट्रेंड। और अगर ऐसा है तो इसका जस्ट अपोजिट आप बहुत अच्छे से जान चुके हो, बहुत अच्छे से जान चुके हो। अलोंग द पीरियड ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, अरे क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो आप कहोगे डेफिनेट है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा। ये हमारे पास में सबसे सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हम इस तरीके से देखते हैं। ये हमारे पास में ये पता चला कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, और क्यों है उसका रीज़न आपके सामने लिखा है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, आई थिंक पहला पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं देखना। अलोंग द पीरियड जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और डाउन द ग्रुप आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। और यहां से हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे ही हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, और वो डिफाइन करते हैं क्या चीज़, मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। जरा समझिएगा और जरा सुनिएगा। मेटालिक करेक्टर का मतलब क्या होता है, मेटल्स कौन से, मेटल ऐसे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मेटल ऐसे लोगों को बोला जाता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकाल दे, इजीली निकाल दे। ऐसे कंपोनेंट्स बहुत अच्छे मेटल कहलाते हैं। नॉन मेटल कौन से होते हैं, नॉन मेटल ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले। इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, बहुत डेफिनेट आ गई होगी। नॉन मेटल्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट होगा, कोई भी कंपोनेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही अच्छा नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल होगा। और जितना, ध्यान से सुना, अगर मैं मेटालिक कैरेक्टर की बात करूं, मेटल्स की बात करूं, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इसका मतलब आपको एक बात सिंपल ध्यान रखनी है। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे अरेंजमेंट लिखने की कोशिश करूँ, मैं लिखूँ यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मैं कह दूं इनमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर बताइए, तो आप कहोगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर ये लो जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे डिफाइन कर दो। अगर यदि मैं बोल दूं मेटालिक कैरेक्टर, तो मेटालिक कैरेक्टर हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, लिथियम इज द स्ट्रॉन्ग मेटल, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, फ्लोरीन इज द नॉन मेटल, नॉट मेटल। इसका मतलब हमें एक बात बहुत अच्छे से पता चल गई कि मेटल वो अच्छा जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी मेटल वो अच्छा जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है।
और अगर यदि कोई नॉन मेटल के बारे में पूछे, नॉन मेटल कौन, तो नॉन मेटल वो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। बात क्लियर हो गई। तो आपको एक फंडा याद रखना है बस, मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जरा एक बात को समझना और एक बात को बहुत बहुत कायदे से सुनना। अगर यदि हमारे सामने ये बोल दिया जाता है एक मेटल है, दूसरे केस में नॉन मेटल है, बहुत अच्छी बात है भाई, हमारे सामने एक मेटल दे दिया, एक नॉन मेटल दे दिया। अगर हमें ये बोल दिया जाए इस मेटल को मैं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा दो, बिल्कुल करवा दो। इस नॉन मेटल को मैं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा देता हूं, बिल्कुल ठीक है। मेटल अगर रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, डेफिनेट होती है। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो यहां पे नॉन मेटल बनेगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा, हमें ये बात भी बहुत अच्छे से पता है। अगर कोई नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बन गया, बिल्कुल बन गया। जैसे कोई एग्जांपल बोल दे, बोलो कोई एग्जांपल बोल दे, हमने कहा भाई लो भाई सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, हमने कहा भाई Na2O बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा भाई फॉस्फोरस है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो हमने कह दिया भाई P4O10 बना दिया, भाई बिल्कुल बना दिया। इस तरीके के आपके ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जो बात बोलने जा रहा हूं कायदे से सुनना। जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, क्या बोला है मैंने, जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड वो बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। उनका नेचर होता है वो बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, अच्छे बेस होते हैं। अगर आपको इसका अपोजिट बोल दे, अगर इसका अपोजिट बोल दे क्या, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड किस नेचर के होंगे, तो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। अब दिमाग में तो यही बात घूम रही है हमारे, और दिमाग में हमारी क्या बात घूम रही है कि भाई ये एसिडिक क्यों और ये बेसिक क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक नेचर के क्यों हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के क्यों हैं, इनका हमें रीज़न एक्सप्लेन करो। हम कहते हैं भाई चलो इसका रीज़न तो हम बहुत आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें तो कोई किसी तरीके की परेशानी होनी ही नहीं है। चलो इस चीज़ को और समझ लेते हैं। अगर हमारे सामने ये पता करना है कि कौन से एसिड और कौन से बेस हैं तो हम उनको बिना देखे हम उठाते और उसको पानी में डाल देते हैं। ध्यान से सुनना, अगर मेरे सामने मेटल का ऑक्साइड आता है और उसको मैंने पानी में डाल दिया, कोई भी मेटल का ऑक्साइड है उसको मैंने पानी में डाल दिया, तो पानी में डालते ही वो मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देगा। वो क्या बना देगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देगा। जैसे मैंने कह दिया सोडियम प्लस O2 रिएक्शन की तो मेरे पास में Na2O बन गया, बिल्कुल बन गया। और जैसे मैंने पानी में डाला ना तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इस वजह से हमें ये बात कहने को मिलती है जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं, बेस होते हैं वो। और क्यों होते हैं, कैसे पता चला ये बेस है, क्योंकि जैसे हम उनको पानी में डालेंगे वो हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अपोजिट चलो, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, इसका कैसे पता चला, जब हम इनको पानी में डालते हैं तो ये तुरंत क्या बनाते हैं ऑक्सी एसिड। जो भी नॉन मेटल होगा उन नॉन मेटल्स का ऑक्सी एसिड बना देते हैं, ऑक्सी एसिड्स। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी थी आपके सामने, P4 + O2 gives P4O10, बिल्कुल दिया। जैसे हम इसको पानी में डालेंगे, पानी में डालते ही हमें एक चीज़ मिलेगी और वो क्या मिलने वाली है, दैट इज़ H3PO4। देखो ज़रा, दैट इज़ द नॉन मेटल ऑक्सी एसिड। नॉन मेटल ऑक्सी एसिड्स कैसे स्ट्रक्चर्स देते हैं वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। जैसे ही किसी ने एग्जाम्पल पूछा सल्फर + O2 तो हमने कहा भाई SO3 बना दिया, SO3 बन गया। पानी में डालेंगे, पूछ ले ये अच्छा एसिड है या बेस है,
तो हम कह देंगे पानी में डालेंगे इसको, जैसे हम पानी में डालेंगे तो ये H2SO4 प्रोड्यूस कर देता है, मतलब ये ऑक्सी एसिड्स देते हैं। और ऑक्सी एसिड्स देते हैं, दैट्स वाई जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे एसिडिक होते हैं, और जितने भी नॉन मेटल नहीं मेटल के ऑक्साइड्स, जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं। बात क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? ये सारा खेल हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। क्लियर? इसके आगे आने वाले पार्ट में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट किसके साथ में कैसे रिएक्शन करता है, उसके बारे में हम कंप्लीटली और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करते हैं, उसके बेस पे मेटालिक नेचर, नॉन मेटालिक नेचर किधर बढ़ता है किधर घटता है, किस तरीके से कंप्लीट हमने डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।